नमस्कार, आई इंडी इनसाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। आज बात सिवनी के छपारा विकासखंड के मुंडरई गांव की, जहां पर प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और इसी बिल्डिंग में कक्षाएं लगातार संचालित हैं। बारिश के दिनों में छत टपकती है, तब कक्षाओं को पंचायत भवन में संचालित किया जाता है। ग्रामीणों की माने तो कई बार उन्होंने गांव में स्कूल की बिल्डिंग बनाए जाने के लिए मांग की, लेकिन अब तक ये मांग पूरी नहीं की गई, जिसके चलते जर्जर बिल्डिंग में फटी त्रिपाल पर ही बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस स्कूल में 2 शिक्षक और करीब 36 छात्र छात्राएं हैं। कई बार गांव में सांसद विधायक पहुंचे, लेकिन सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया और कोई कार्रवाई नहीं की गई और शिक्षा के दावे धरातल पर खोखले दिखाई दे रहे हैं। जी सच बिल्कुल टपकता है। बारिश में बहुत ज़्यादा लड़कों को बहुत बैठने की समस्या जाती है। जो इसमें विधायक संसद को भी हमने एक प्रस्ताव भेज दिया है, पंचायत के द्वारा भी, और मसाब को बोले थे, उन लोगों ने दे दिया, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई है, जिसमें यहाँ बच्चों को अभी पंचायत में क्लास लगा रही है। ये स्कूल की स्थिति देखकर बच्चों को बैठने की बहुत समस्या है सर, और यहाँ पे विधायक जी को, सांसद को भी प्रस्ताव दे दिए हैं। बच्चे पंचायत में जाकर पढ़ते हैं, जब बारिश होती है तो यहाँ बैठने में बहुत तकलीफ है बच्चों को। तो ये बिल्डिंग कम से कम फिर से दोबारा बनाया जाए। प्राइमरी स्कूल है सर, उसमें 36 बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं अभी, और सर वह स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। वो अंदर से भी टूट चुका है और बैठने के लिए व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, और टपकता भी है बरसात में जब पानी आता है तो सर उसके लिए जब ये विधायक जी की विकास यात्रा चली थी, तब हम लोगों ने विधायक जी को भी आवेदन दिया था, और विधायक जी और सांसद जी को भी दिया था सर। तो उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी, और कलेक्टर महोदय को भी हमने मतलब पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, तो सर उसकी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मुंडरई प्राथमिक शाला के लिए एक अतिरिक्त कक्ष हेतु हमारे द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को मांग पत्र भेजा गया है। जैसी स्वीकृति होती है तो उसको कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। और भी हमारे इसके अलावा भी बहुत से जहाँ पर ये जर्जर भवन है, जहाँ अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है, उसके लिए भी हमारे द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखा गया है। जैसे वो भी स्वीकृति होती है तो वहाँ पर भी हम कार्य प्रारंभ करवा दें। तो सुना आपने किस तरह से ग्रामीण परेशान है, अभिभावक परेशान है और लगातार अपनी परेशानियों को जाहिर करते हैं, लेकिन अधिकारी लगातार प्रक्रिया बताते नजर आते हैं कि इस तरह की मांग की गई है, मांग स्वीकार होगी, उसके बाद ही जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये नारा हमेशा आपने सुना होगा, लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि इस जर्जर भवन में जहां ना बिल्डिंग दुरुस्त है, ना ही पानी की कोई व्यवस्था है, छत पर से पानी टपकता है लगातार, ऐसे कक्षा में, ऐसे स्थान पर कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ संवाददाता हाशिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाशिम, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं सिवनी से, पर उसको बनवाएं, जबकि वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए के काम, नालों पे पुलिया और तमाम सड़क और ये ऐसे कई काम कराए जाते हैं जो भवन बनाया जाना चाहिए स्कूलों को। इस तरीके का जो है इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, यही वजह हो सकती है। जी बिल्कुल, हाशिम बने रहिएगा हमारे साथ पूर्व सरपंच राम स्वरूप परस्ते जी जुड़ गए हैं। राम स्वरूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से मामला आपके संज्ञान में अब तक आ चुका होगा, नहीं आया होगा तो मैं आपके संज्ञान में ला देता हूं कि सिवनी के छपारा विकासखंड में जिस तरह से मुंडरई गांव में प्राइमरी स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसका भवन पूरी तरह जर्जर है, पानी टपकता है और इसी डर के साए में छात्र छात्राएं लगातार पढ़ने को मजबूर हैं। क्या कुछ कहना है आपका पूरे मामले पे? जी थैंक यू सर, नमस्कार सर। मैं पूर्व सरपंच राम स्वरूप पढ़ते ग्राम पंचायत मुंडरई। सर यहाँ पर जो बिल्डिंग है प्राइमरी स्कूल के, उसमें सर 36 बच्चे अभी पढ़ते हैं, तो सर उस बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है सर। बरसात में पानी भी टपकता है, और अभी हमने ग्राम पंचायत में बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था की है, तो शासन प्रशासन भी यहाँ ध्यान नहीं दे रहे। हमने ये अभी विधायक साहब आए थे, तब उनको भी अवगत कराया था, लेकिन उनसे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सर हमने एक पत्रचार के माध्यम से कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर अभी तक। तो राम स्वरूप जी, अगर देखा जाए तो ये मसला जहां से शुरू हुआ कि जब भवन जर्जर शुरू हुआ होगा तब भी पत्राचार किया होगा, अब जब पानी टपकने लगा है तब भी पत्राचार किया जा रहा है, और जिस तरह से आपने बताया कि जब स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होती हैं तो अन्य स्थान पर कक्षाओं को संचालन किया जाता है, तो इस पूरे मामले पर, यानी कि बहुत मेरे हिसाब से तो काफी पुराना मामला हो चुका है, अब जिस तरह से लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो क्या अब तक किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया?
नहीं सर, अभी सर हम 6 महीना से सर बिल्कुल उसी में जो लगे हैं सर। जहाँ जाते हैं वहीं बस आश्वासन भर मिलता है, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसमें लापरवाही किसकी है, किसकी लापरवाही समझेंगे आप इसे? सर उसमें भी सर लापरवाही जो यहाँ के जो विधायक जी हैं उनको भी इस बात को संज्ञान में लाना चाहिए था, और कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराए थे हमने, तो उन सर को भी मतलब इस चीज को संज्ञान में लाना चाहिए था सर, क्योंकि सर ये बच्चों को भविष्य का मामला है सर। जी धन्यवाद राम स्वरूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जिस तरह से राम स्वरूप जी बता रहे थे कि लगातार मामला संज्ञान में है और अधिकारियों से पत्राचार भी किया जा रहा है, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी हासिम खान का। हासिम, जिस तरह से हमने पूर्व सरपंच से बात की, उन्होंने कहा मामला सबके संज्ञान में है और लगातार सभी पत्राचार कर रहे हैं, एक अच्छा सा कागज देकर उससे पूरी समस्याएं लिखते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं बताऊं कि जिस तरीके से हमने एक मुंडरई गांव की खबर दिखाई, इससे पहले कई ग्रामों जी हासिम, के मामले हम निकाल कर लाते हैं जमीनी स्तर पर। क्या स्थिति है आपको बताऊं कि सरपंच या तमाम ये लोग जो हैं अपनी कार्रवाई कर अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये कार्रवाई कहाँ रुक जाती है समझ नहीं आता। जिस तरीके से शासन तक ये प्रस्ताव जाना चाहिए और बिल्डिंग स्वीकृत होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही, जिसके चलते इस तरीके के नजारे देखने को मिल रहे हैं। और भी कई स्कूल हैं, ये अकेला स्कूल नहीं है जहां मुंडरई गांव का कि जहां इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही, जर्जर स्कूल में बच्चे बैठ रहे हैं। और भी ऐसे स्कूल हैं, बावजूद इसके यहाँ पर जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हों चाहे जिम्मेदार अधिकारी हों, वो कहीं ना कहीं जो स्कूल के भवनों को लेकर उतने गंभीर नजर नहीं आते। कई बार रिपेयरिंग के नाम पे खर्च जरूर कर लिए जाते हैं, लेकिन वो रिपेयरिंग भी ढंग से नहीं की जाती। कहीं ना कहीं जो है बच्चे इस तरीके की छत के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं और स्कूल की जो भवन होना चाहिए बेहतर ढंग के, वो देखने को नहीं मिल पा रहे हैं इस तरफ। जी हासिम, आपने अपनी बात में एक बेहद अहम मुद्दा उठाया कि जिस तरह से जिस प्रदेश में ही नहीं बल्कि जिस देश में लगातार आदिवासियों पर राजनीति की जा रही है, ओबीसी पर, एसटी एससी पर राजनीति की जा रही है, लेकिन जिन क्षेत्रों में ओबीसी रहते हैं वहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का जो है लगातार समस्याएं वहां पर है, मूलभूत सुविधाएं आज तक उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन राजनीति अगर किसी पे होती है तो आदिवासियों पर ही होती है। बिल्कुल, आदिवासियों पर राजनीति होती है। और यहाँ पर जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, छपारा विकासखंड पूरा आदिवासी है। और यहाँ जो सरपंच है सबसे सब वो आदिवासी है, लेकिन इन आदिवासी क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, वो ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी लोग मोहताज हैं और कई तरह के इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं। जी जी बिल्कुल हासिम, तो इसे कड़वी सच्चाई माना जा सकता है विकास की कि जिस तरह से वीरांगनाओं को सम्मान दिया जा रहा है, महापुरुषों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन जिस क्षेत्र में आज उन्हीं वीरांगनाओं के महापुरुषों के वंशज रहते हैं वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहां अच्छे स्कूल नहीं है, वहां अच्छी सड़क नहीं है, लगातार पीने के पानी के लिए लोग परेशान हैं, छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन के तहत भी कई स्कूलों में पानी की व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। चाहे बिल्डिंग की बात करें या पेयजल की बात करें, तो निश्चित तौर पर आज भी बहुत मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव देखा जाता है। और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो जिनकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, जिस तरीके से समय समय पर जांच होना चाहिए, समय समय पर जनप्रतिनिधि जाएं देखें, तो वो सब नहीं होता है, जिस वजह से इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं। और लगातार ऐसी लापरवाहियों के चलते जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के बच्चे, उनको सही ढंग से बैठने को भी नहीं मिल पाता है स्कूलों में, ताकि उनको सब बेहतर शिक्षा वहां पर मिल सके, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है बिल्कुल भी। जी हासिम, जिस तरह से हम जिस स्कूल का हम जिक्र कर रहे हैं तो वो एक प्राथमिक शाला है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे बहुत कम उम्र के बच्चे पहुंचते हैं और ये वो आयु वर्ग होती है जब कक्षा में जाना, कक्षा को एक तरीके से उसका आनंद उठाना काफी ज्यादा जरूरी होता है किसी भी छात्र के लिए। और जब ऐसा डर का माहौल होगा, भय का माहौल होगा कि भवन जर्जर है, ऊपर से पानी टपक रहा है, कभी भी किसी प्रकार का हादसा हो सकता है, तो ये उस क्षेत्र के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं खतरा है कि वहां के छात्र लगातार डर के साए में हैं। बिल्कुल, छात्र जो लगातार डर के साए में है, जिस तरीके से वहां उनको बार बार स्कूल जब बारिश होने लगती है तो उनको पंचायत भवन में ले जाकर बिठाया जाता है, तो कभी इधर बिठाया जाता, तो उनकी पढ़ाई भी निश्चित तौर से प्रभावित होती है। और ये जो स्कूल है यहाँ से काफी दूर तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे आसानी से जा सके, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि अब अगर पढ़ाई करना है तो उनको उसी छत के नीचे पढ़ना है,
नहीं तो वो दूर जाने के लायक नहीं, क्योंकि मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, वहाँ सब गरीब परिवार के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं मुंडरई गांव के। जी आसिम, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार ग्रामीण परेशान हैं और अपनी परेशानियों से लगातार प्रशासन को अवगत करवा रहे हैं, तो एक बार फिर सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का इस पूरे मामले पे। सच बिल्कुल टपकता है। बारिश में बहुत ज़्यादा लड़कों को बहुत बैठने की समस्या जाती है। जो इसमें विधायक संसद को भी हमने एक प्रस्ताव भेज दिया है पंचायत के द्वारा भी, और मसाब को बोले थे, उन लोगों ने दे दी, लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई है, जिसमें यहाँ बच्चों को अभी पंचायत में क्लास लगा रही है। ये स्कूल की स्थिति देखकर बच्चों को बैठने की बहुत समस्या है सर, और यहाँ पे विधायक जी को सांसद को भी प्रस्ताव दे दिए हैं। बच्चे पंचायत में जाकर पढ़ते हैं, जब बारिश होती है तो यहाँ बैठने में बहुत तकलीफ है बच्चों को, तो ये बिल्डिंग कम से कम फिर से दोबारा बनाया जाए। प्राइमरी स्कूल है सर, उसमें 36 बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं अभी, और सर वह स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। वो अंदर से भी टूट चुका है, और बैठने के लिए व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, और टपकता भी है बरसात में जब पानी आता है तो सर उसके लिए जब ये विधायक जी की विकास यात्रा चली थी, तब हम लोगों ने विधायक जी को भी आवेदन दिया था, और विधायक जी और सांसद जी को भी दिया था सर, तो उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी, और कलेक्टर महोदय को भी हमने मतलब पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, तो सर उसकी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मुंडरई प्राथमिक शाला के लिए एक अतिरिक्त कक्ष हेतु हमारे द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को मांग पत्र भेजा गया है। जैसे स्वीकृति होती है तो उसको कार्य प्रारंभ कर दिया है। और भी हमारे इसके अलावा भी बहुत से जहाँ पर ये जर्जर भवन हैं, जहाँ अतिरिक्त। तो सुना आपने किस तरह से लगातार ग्रामीण परेशान हैं और पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए प्रभात सिंह जनपद उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। और जिस तरह से समस्या से मैं आपको पहले तो अवगत करवा दूं कि सिवनी के छपारा के विकास खंड के मुंडरई गांव में प्राइमरी स्कूल बुरी तरह से जर्जर हो चुका है। लगातार वहां पर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन ऊपर से पानी गिरता है और कभी कभी कक्षाओं को पंचायत भवन में भी संचालित किया जाना पड़ता है। हेलो जी प्रभात जी। जी, मैंने सर घूमा भी हूँ, क्योंकि हम मेरे छपारा जनपद के अंतर्गत आते हैं। ये मुंडरई अकेले की बात नहीं है सर, मैंने तो कम से कम 20 से 25 स्कूल घूमा हूँ जो सरकारी स्कूल हैं अपने, तो सभी स्कूलों की यही हालत है सर। इस और जो हमारे कहने चाहिए किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मैंने हमारी जो मीटिंगें होती हैं वहाँ हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी भी आते हैं, मैंने उनसे चर्चा किया, लेकिन उन्होंने बोल दिया हमने यहाँ से लगभग, मेरे को लग रहा है हमने लिस्ट मंगवाया था, 105 या 110 स्कूलों की लिस्ट गई है जो जर्जर हो चुके हैं, जहाँ बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं। तो उन्होंने लिस्ट भेजा, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। बोले हमारे पास इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है सब शिक्षा अभियान में, पैसे नहीं, हम कहाँ से व्यवस्था कर दें। इस तरीके का जवाब वहाँ से मिल रहा है। प्रभात जी, जिस तरह से हम जानते हैं कि लगातार प्रदेश में वीरांगनाओं को सम्मानित किया जा रहा है, आदिवासी महापुरुषों को सम्मानित किया जा रहा है, और लगातार ऐसा दिखाया जा रहा है कि आदिवासियों को लेकर जो सरकार है, प्रशासन है, बेहद संवेदनशील है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप ये बात कह रहे हैं कि जो उनके स्कूल हैं उनको बनाने के लिए या उस क्षेत्र में विकास करने के लिए इस वक्त किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए सर, छपारा विकासखंड आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पूरे आदिवासी बच्चे और सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे इसको शिक्षा के स्तर में यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूल की बात हो, आंगनवाड़ी की बात हो, जर्जर बच्चे रिक्शा लेके बैठ रहे हैं वहाँ पे, कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसका शायद मेरे को लग रहा है शासन प्रशासन इंतजार कर रहा है। उसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति, हमारे सांसद हों, विधायक हों, इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्रभात जी, क्या कारण है फिर, किस चीज को लेकर फिर इतनी ज्यादा मीटिंगें की जा रही हैं? सारी व्यवस्था जो बनी हुई है कि एक वक्त पर सबको इकट्ठा होना है, सारे जिम्मेदारों को चर्चा करना है कि किस प्रकार से क्षेत्र में विकास किया जाएगा, क्योंकि विकास तो कहीं होता नजर नहीं आ रहा। फिर आखिर किस चीज की तनख्वाहें जा रही हैं सबको? शिक्षा के तरह हमारे जो बड़े नेता हैं ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो लगातार, क्योंकि मैं शिक्षा समिति का सभापति भी हूँ, तो मैं लगभग अधिकतर स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में घूमते रहता हूँ। कहीं एक क्लास में 10x10 का हॉल है, वहाँ पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे बैठे हैं, उनके लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। जी चलिए प्रभात जी, आपने अपने हिस्से की कोशिश की, बेहद सराहनीय है, लेकिन आपने जब कोशिश की होगी तो जाहिर सी बात है सामने से जवाब आया होगा कि क्या कारण है जो विकास नहीं हो पा रहा है या स्कूलों की व्यवस्थाएं नहीं सुधारी जा सकी रही हैं।
हमने जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की हमारी मीटिंगों में से, उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से हमने लिख के और यहाँ इनको ऊपर फॉरवर्ड कर दिया जो उनके बड़े अधिकारी उनकी तरफ। लेकिन फिर हम अगली मीटिंग में जब उनसे जवाब लेते हैं कि हमने जो आपको समस्या बताई थी बिल्डिंगों की छत की रिपेयरिंग की, तो बोले हमारे ऊपर से जवाब आ गया कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कहाँ से पैसा दे दें। तो प्रभात जी, इसे खोखला विकास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि वीरांगनाओं को सम्मानित किया जा रहा है, महापुरुषों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं की बनाई जा रही हैं, उनका अनावरण किया जा रहा है, लाखों रुपया दिखावे पर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां पर मासूम बच्चे उनके पास स्कूल नहीं है और वहां पर जब स्कूल देने की मांग उठाई जा रही है तो इस तरह से कहा हवाला दिया जा रहा है कि किसी प्रकार का फंड नहीं है या फिर व्यवस्थाओं को सुधरने में बहुत वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस और शिक्षा की तरफ तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। तो जिस तरह से सरकार लगातार एक नारा लगाती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, अब जब इतने डर के साए में पढ़ेगा इंडिया तो आखिर सवाल ये उठता है कि कैसे बढ़ेगा इंडिया। वो व्यवस्थित बैठने की व्यवस्था नहीं बनेगी तो कहाँ से पढ़ लेंगे बच्चे। बच्चे पुस्तक में ध्यान नहीं देते सर। मैंने तो ये देखा हूँ स्कूलों में घूम के, बच्चे ये नहीं देख रहे हैं पुस्तक, बच्चे देख रहे हैं ऊपर से छत तो नहीं गिर जाएगी हमारी, दिन भर वही देखते रहते हैं। बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से बच्चे। जी प्रभात जी, जब आपने पत्राचार किया होगा या आपने जब जिस तरह से आपने बताया कि आपने बात पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं जानना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार जो मान लीजिए जनप्रतिनिधि हैं इस मामले पर, विधायक का क्या कुछ कहना था या सांसद का क्या कुछ आपको जवाब दिया गया? विधायक सांसद को ये सोच ध्यान देते ही नहीं है सर। उन्हें तो दूसरी चीजों से मतलब जिससे उनको मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जहाँ से उनको वोट मिलेगा भैया यहाँ फला जगह मंच बना दो या कुछ बना दो, इस और ध्यान दे रहे हैं। वो पैसा यदि वो सदुपयोग करके स्कूलों की व्यवस्थाओं में देने लगे, जनप्रतिनिधि जिनके पास बड़े बड़े फंड आ रहे हैं, 5-5, 10-10 करोड़ के फंड आ रहे हैं, वो हर क्षेत्र में स्कूलों के लिए फंड देने लगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था सुधर जाएगी बच्चों को बैठने की। लेकिन इस और विधायक सांसद कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी कि वो सारे दावे झूठे हैं जो कहे जाते हैं कि आदिवासियों के क्षेत्रों में विकास किया जा रहा है, आदिवासियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है कि लगातार छात्र छात्राएं स्कूल के लिए परेशान हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र में विकास ही नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं और आप ही की तरह अन्य जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं उनका भी यही कहना होगा कि लगातार वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं इसलिए विकास नहीं कर रहे क्योंकि शायद उस क्षेत्र से वोट नहीं मिलने वाले। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है सर। शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। पता चल रहा है एक शिक्षक के स्कूल में उसी की BLO या चुनाव में ड्यूटी लगा देते हैं तो बच्चे अकेले बैठे रहते हैं, अतिथि शिक्षक के भरोसे रहते हैं। कहीं कहीं तो अतिथि शिक्षक भी नहीं है, स्कूल खाली पड़े रहते हैं। जी समझ नहीं आ रहा प्रभात जी, इस चीज पे हंसना चाहिए, रोना चाहिए या फिर केवल सोचना चाहिए कि लगातार जिस क्षेत्र पर जिस विषय के ऊपर राजनीति केंद्रित है और वही विषय इतना ज्यादा अंदर से उसकी जमीनी हकीकत यह है, यानी कि आदिवासियों पर लगातार राजनीति होती है, भाषणबाजी होती है। इस बार राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो आदिवासी है, लेकिन उसके बाद भी जमीनी हकीकत हमारे सामने है। जी सर बिल्कुल, सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में सिर्फ उनको वोट के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। उनके बच्चे किस स्तर में पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं, इस और उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। उनको तो सिर्फ फ्री की रेवड़ियां बांट दो, इसके और ध्यान है। मैं आपके पास लौटूंगा और दोबारा आपसे चर्चा करूंगा। हमारे साथ आलोक दुबे जी, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जिस तरह से मुद्दा आपको मालूम होगा ही कि लगातार सिवनी के छपारा क्षेत्र में जिस तरह से छात्र छात्राएं कक्षाओं में पढ़ने जाते हैं, लेकिन उस भवन की हालत बेहद जर्जर है और लगातार इस तरह से वहां पर विकास नहीं हुआ है और लगातार डर के साए में छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। जी आलोक दी जी। निश्चित नहीं, आपने जानकारी में लाया है, मैं है नहीं। दूसरा, देश की आजादी के 77 वर्ष हुए हैं और 77 वर्षों में जनजाति कार्य मंत्रालय इस देश में पहली बार अगर बना है और उसके माध्यम से हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से चाहे आश्रम शालाएं हों, चाहे हमारे हॉस्टल्स हों, चाहे एकलव्य विद्यालय हों, चाहे खेल परिसर हों, इन सब की संरचना और उसके साथ साथ चाहे आप कह लें जो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है या फिर विधि सहायता के नाम से जो योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं जो हैं केवल और केवल जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से अटल जी की सरकार में कुलस्ते जी के समय पर ये जारी हुए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि चाहे हमारा पैसा एक्ट जिसके माध्यम से हमने जल जंगल जमीन के अधिकार आदिवासियों को सुरक्षित किए हैं और जिस प्रकार से आदिवासियों के हक में जिस प्रकार से हमने और उनके सम्मान में कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे वो भोपाल में हमारा रानी कमलापति के नाम से जो हमारी गौरव हैं, उनके नाम से जिस प्रकार से हमने इंटरनेशनल जो हमारा
रेलवे स्टेशन है उसको समर्पित किया है। आलोक जी, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार रानी कमलापति के नाम से आपने जो है स्टेशन बनाया, और साथ ही साथ जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में वीरांगनाओं को सम्मानित किया जा रहा है, आदिवासी महापुरुषों को सम्मानित करने का काम सरकार ने किया है, लेकिन जिस तरह से सिवनी के छपारा के मुंडरई गांव में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि प्राइमरी स्कूल जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में है, अब वहां के आदिवासी लगातार मांग उठा रहे हैं कि उन्हें स्कूल की एक बिल्डिंग दे दी जाए, वहां पर व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, जर्जर भवन से हटाकर छात्रों को किसी अच्छे भवन में शिफ्ट किया जाए। तो वहां पर अधिकारियों ने जिस तरह से जब पत्राचार किया या आवाज उठाने की कोशिश की तो उनको जवाब ये दिया गया कि अभी फिलहाल विकास की स्थिति नहीं है। क्या कारण है कि विकास की स्थिति नहीं है? नहीं, विकास की स्थिति का कोई मसला ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि अब आप बता रहे हैं, चूंकि मेरी जानकारी में है नहीं और आप बता रहे हैं तो मैं इसका अपडेट जरूर लूंगा, परंतु हमने तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम किया है ट्राइबल्स के क्षेत्र में, इसमें तो करोड़ों के फंड एक एक जिले में हर महीने में प्राप्त होते हैं, और उसके साथ साथ निर्माण के लिए भी इस प्रकार से हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई क्षेत्र अछूते रह गए होंगे, और ये अगर अछूता रहा होगा तो हो सकता है कोई ना कोई योजना बनी होगी। मैं आपको अपडेट लेकर के निश्चित रूप से बताऊंगा आपको। जी आलोक जी, तो चलिए मान लेते हैं मामला आपके संज्ञान में नहीं है। हमारे साथ प्रभात सिंह जी जुड़े हुए थे, उपाध्यक्ष थे वो, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि लगातार जो इस बात को लेकर ग्रामीण जब अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, विधायक के पास पहुंचते हैं, सांसद के पास पहुंचते हैं, तो उनको कई बार तो यही आश्वासन दे दिया गया कि अभी फिलहाल उस क्षेत्र में विकास नहीं किया जा सकता क्योंकि उस क्षेत्र से किसी प्रकार का मतदान स्तर कम था या फिर वहां से वोट नहीं मिलने वाले। तो क्या ये एक तरीके से दोगली राजनीति है? देखिए, वोट बैंक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बिल्कुल नहीं बनती हैं, और ऐसा होता तो चाहे हम तो हमारी योजनाएं जो बनाते हैं वो केवल आलोक जी अगर वोट बैंक के ऊपर राजनीति नहीं की जा रही है तो फिर सिर्फ आदिवासियों को सम्मानित करने का कार्य ही क्यों किया जा रहा है 5 सालों में? नहीं, ये कोई एक क्षेत्र हो सकता है उसकी योजना बन गई हो। और अगर सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है तो भी आदिवासियों के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं है? आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी आपको। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो मुंडरई क्षेत्र से फिर ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं फिर वो क्या है? आपसे उस जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से ही बस्ती विकास, उन बस्तियों का विकास अगर सुनिश्चित किया है तो भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार के समय से वो योजना आई है, और करोड़ों रुपए के फंड एक एक जिले में प्राप्त होते हैं केवल बस्ती विकास के लिए। तो ये तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम कहीं उसमें मतभेद करते हैं। हमने तो योजनाएं बनाई हैं, विकास तो हमने सुनिश्चित किया उन क्षेत्रों में। जी बिल्कुल, आपने विकास सुनिश्चित किया, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि अब तक व्यवस्थाओं में सुधार क्यों नहीं किया गया? क्यों छात्र छात्राएं जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं? और जिस तरह से लगातार वो मांग उठा रहे हैं, नए भवन की जब मांग उठाई जाती है तो उन्हें पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्यों? देखिए, अभी तो आचार संहिता लग गई है और मेरी चूंकि जानकारी में ये है नहीं भवन कैसा है, इसलिए मैं ये कह नहीं सकता। पर सरकार जिस प्रकार से प्रयास करती है, काम करती है, हो सकता है कि किन्हीं कारणों से कहीं चूक हुई होगी, पर विवरण निकालेंगे तो आदिवासी क्षेत्र काम काम में हुआ या सरकार की। जी चलिए, तो आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आलोक जी ने बताया कि सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन हो सकता है सरकार से चूक हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये चूक आखिर कब सुधरेगी, और जो छात्र छात्राओं को नया स्कूल है वो कब मिलेगा, जर्जर व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी। और जिस तरह से लगातार आदिवासियों पर राजनीति होती है तो क्या वाकई में सरकार आदिवासी हितैषी है? जमीनी स्तर की व्यवस्थाओं को सुधार कर बेशक सरकार बता सकती है। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।